हेलो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी में बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग और मेमोरी के बारे में कुछ वो बातें जो शायद अनछुए पहलू हैं। ठीक है, जो एडवांस हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, निम्न में कौन सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? ये पूछा गया प्रश्न है अपने रीट में। कौन सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? चार ऑप्शंस देखिए। पहला है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। दूसरा ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। थर्ड वाला है चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। और फोर्थ वन है सभी। तो बोले इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पहला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहला हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना एक अधिगम है, लर्निंग है। लेकिन बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं वो लर्निंग नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होती है एग्जाम में। दूसरा ऑप्शन देखो, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। याद करें कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, याद करें पेवलोव। क्या था उसमें? कुत्ते के सामने जैसे भोजन रखा जाता है, कुत्ता लार गिराता है या अपने आप गिरती है? गिरती है ना। दरअसल कुत्ते का भोजन को देखकर लार गिराना ऑटो रिफ्लेक्स है। कुत्ते का भोजन को देखकर लार गिराना एक सहज प्रतिक्रिया है, एक अनिच्छुक प्रतिक्रिया है। वो सीखना नहीं है। हाँ, बाद में जब भोजन के साथ घंटी को एसोसिएट कर दिया तो फिर घंटी की आवाज़ को सुन के कुत्ते का लार गिराना लर्निंग का एग्जाम्पल है, सीखने का एग्जाम्पल है। लेकिन भोजन को देखकर मुंह में लार का आना सीखने का एग्जाम्पल नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो ध्यान देंगे, चढ़ना, भागना, फेंकना ये क्या है? ये सब ग्रोथ है, ये अभिवृद्धि है। कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट्स में पूछा था कि सर अभिवृद्धि और अधिगम क्या एक ही है? जवाब है एक नहीं है। चढ़ना, भागना, फेंकना हर कोई करेगा, वो लर्निंग नहीं है, वो एक सहज प्रतिक्रिया है जो अपने आप होगी। जिस तरह से लार की हम बात कर रहे थे, ये अधिगम नहीं है। इसलिए याद रखना, परिपक्वता अधिगम से अलग है, डिफरेंट है। परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम हैं या नहीं? अगर ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आपको बोलना है नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? तो हम बोलेंगे यस, करती है। जिन पे साहब ने बोला ना, बायोलॉजिकल रेडीनेस। ओके, तो बात समझ में आई आपको? चढ़ना भागना ग्रोथ है, इसलिए ये अधिगम का एग्जाम्पल नहीं है। मुंह में लार आना ये सहज प्रतिक्रिया है जो अधिगम का एग्जाम्पल नहीं है। पर हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना क्या है? लर्निंग है। और हम आपको बता दें, ये दरअसल लर्निंग बाय इमिटेशन है। ये अनुकरण द्वारा सीखना है, अवलोकन द्वारा सीखना है, ये मॉडलिंग थ्योरी है। तो पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और फिर हमने पावलोव की एक बेहतरीन बात ली है जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। चलिए, अच्छा, जिन लोगों को पेवलोव समझ में नहीं आया या स्किनर नहीं आया या और कोई लर्निंग की, टोलमैन की, क्लार्क हल की, गुथरी की कोई बात हो, तो पुराने वीडियोज़ हैं अपने, है ना, आप उन पे जाइए और उनको देखिए सीरियसली, क्योंकि ये चीज़ आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, तो सवाल नंबर 2, पावलोव के सिद्धांत में अनुबंध होता है। चार ऑप्शंस हैं। पहला है कुत्ते का घंटी के साथ। दूसरा है घंटी का कुत्ते के साथ। तीसरा है घंटी का भोजन के साथ। चौथा है भोजन का कुत्ते के साथ। तो बहुत ही क्लासिकल बात है ये दरअसल। ध्यान देंगे आप, अनुबंध होता है। आप यहाँ पे देखिए, भोजन का कुत्ते के साथ, क्या भोजन का कुत्ते के साथ अनुबंध है? जवाब है नहीं है। बहुत से लोग इसको करते हैं घंटी का भोजन के साथ, क्या घंटी का भोजन के साथ अनुबंध है? जवाब है नहीं है। दरअसल घंटी का तो भोजन के साथ सहचर्य बनता है, एसोसिएशन बनता है। अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि पावलोव के अनुबंध में साहचर्य होता है या एसोसिएशन होता है, तो हम निश्चित रूप से थर्ड ऑप्शन के साथ जाते। अब बचे दो, कुत्ते का घंटे के साथ या घंटी का कुत्ते के साथ। तो पावलोव के सिद्धांत में अनुबंध किसका बना? अनुबंध बना कुत्ते का। किसके साथ बना? घंटी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, कुत्ते का घंटी के साथ। हालांकि यहाँ पे
कुत्ते की जगह लार होता तो भी राइट था, लार का घंटी के साथ, ठीक है, तो भी राइट था। पर लार नहीं है तो कुत्ता है, कुत्ते का घंटी के साथ। कुत्ते का भोजन के साथ क्या अनुबंध था? नहीं, वो तो सहज प्रतिक्रिया थी। अनुबंध तो घंटी के साथ बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक कुत्ते का घंटी के साथ राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न देखिए, अधिगम साधन और साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। साधन और साध्य, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात हो रही है। अधिगम साधन और साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। अधिगम का कौन सा प्रकार है? पहला ऑप्शन है वाचिक अधिगम, दूसरा निमित्तिक अधिगम, तीसरा प्राचीन अधिगम और चौथा अंतर्दृष्टि अधिगम। तो बताइए आंसर इसका। चलिए देखो, अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संज्ञानात्मक संबंध है, मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांतों की बात होगी, संज्ञानात्मक कोग्निटिव एबिलिटीज बीच में आ गए ना, ठीक है, जिनका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में किया जा सकता है। यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें समस्या का समाधान किसी भी परिस्थिति में निकाला जा सकता है? ये हम आपको बखूबी कई बार बता चुके हैं, जिसका सही जवाब है अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, अंतर्दृष्टि। वाचिक अधिगम बताऊंगा, अभी मैं आपको बात करूंगा। नैमित्तिक अधिगम, स्किनर, प्राचीन अनुबंधन, पावलोव, ये सब मैं खोल के बता चुका हूँ आपको पुराने वीडियोज़ में। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है ना, थोंडाइक और उस उनके कोहलर के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिस्थिति में सॉल्यूशन निकालना गेस्टाल्टवाद की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो समस्या को एज ए होल परसीव करते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, सवाल नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए। ये सवाल मैंने इसलिए दिया है कि मेरी पुरानी जो बुक है, पुराना जो एडिशन है, उसमें इसका आंसर मिसप्रिंट था, इसलिए मेरे को ये सवाल लेना पड़ा। दरअसल समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? बाधित नहीं करता, कौन सा इंटरफेरेंस नहीं करता, यानी कौन सा समस्या समाधान में सहायक है, ठीक है, और बाकी 3 बाधित करेंगे। पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि इंसाइट, दूसरा मानसिक प्रारूपता मेंटल सेट, तीसरा मोर्चाबंदी स्ट्रेटजी, चौथा निर्धारण डिटर्मिनेशन। तो ध्यान देंगे, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि तो समस्या समाधान में सहायक होता है। इनसाइटफुल लर्निंग, कोहलर, वर्दिमर, कोफका, ये मेन बात थी उनकी, ठीक है ना, और समस्या समाधान उसकी मेन बात थी। इसका मतलब अंतर्दृष्टि तो सहायक है, बाकी तीनों बाधक हैं। निर्धारण बाधा पहुंचाता है, स्ट्रेटजी बाधा पहुंचाती है, मेंटल सेट बाधा पहुंचाती है। कभी आपने सुना हो एक फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये कई बार पूछा गया। कार्यात्मक अटलता, कार्यात्मक अटलता हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस। दरअसल फंक्शनल फिक्स्डनेस हो या डिटर्मिनेशन हो या मेंटल सेट हो या स्ट्रेटजी हो, इन सब की थीम एक ही है, और वो क्या है? वो ये है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन स्टिक विद फेमिलियर, मतलब अब वो फेमिलियर तरीका, वो पुराने तरीके जो पास्ट में हमने काम में लिए हैं, उनसे कोई सोल्यूशन मिला है तो हमारा ब्रेन सबसे पहले उन्हीं को अडोप्ट करता है। तो हम वही तरीके अपनाते हैं जो हमने पहले अपनाए हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम अक्सर समस्या समाधान में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हर समस्या एक नया रूप, एक नया ढंग, एक नया रंग लेके आती है। उसका सोल्यूशन भी एक अनोखा, अद्वितीय, मौलिक, इनोवेटिव होगा। पर हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग उन चीज़ों के प्रति स्टिक टू रहता है, उन चीज़ों से चिपका रहता है जो पहले हुई हैं। इन सबको कभी फंक्शनल फिक्स्डनेस बोल देते हैं, कभी इनको मेंटल सेट बोल देते हैं, कभी स्ट्रेटजी मोर्चाबंदी बोल देते हैं, कभी निर्धारण डिटर्मिनेशन बोल देते हैं। यानी ये सब तमाम बातें लकीर के फ़कीर की बात करती हैं, ये तमाम बातें रूढ़िबद्धता की बात हैं। अंतर्दृष्टि वो सॉल्यूशन है जो हर परिस्थिति में कोई नया समाधान देता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मेंटल सेट का, समझना। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे देता हूँ। जैसे अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत बढ़िया सा है। जैसे आपके सामने कोई ये बोले कि ये 3 डॉट्स यहाँ पे लगाए, ठीक है, 3 डॉट्स यहाँ पे लगाए और 3 डॉट्स यहाँ पे लगाए, ठीक है। आपको कोई कह दे कि आप ये जो 9 डॉट्स हैं, ये 9 बिंदु हैं, इन 9 बिंदुओं को मिलाने के लिए 4 रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं? 4। पर शर्त यह है कि 4 से ज़्यादा रेखाएं नहीं खींचेंगे और कम नहीं खींचेंगे। तो 4 रेखाएं खींचिए जिनसे 9 बिंदुओं को मिला सकें। तो हम क्या करते हैं जनरली? हमने खींचा एक रेखा, एक, फिर मान लो 2, फिर 3, फिर 4 यहाँ खींचेंगे तो भी ये बिंदु रह गया, 4 यहाँ खींचेंगे तो ये बिंदु रह गया। तो बोलिए सही हुआ क्या? नहीं हुआ।
मान लो 9 बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मान लो ये 9 बिंदु खींचने के लिए कोई ये कहता है मैं ऐसे खींचूंगा, एक रेखा खींच ली, फिर 2 खींच ली, फिर 3 खींच ली, फिर 4 खींची, तो ये रह गया, रहा ना। हम इसी तरीके से सोल्यूशन करते हैं, आप अकेले बैठ के इसका सोल्यूशन करिए, फिर मैं इसका बाद में आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखना आप इसको, है ना। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है उसमें आंसर भी दे रखा आगे, है ना, वो मत देखना, उसको देखे बिना करिए आप, तो आपको पता लगेगा मेंटल सेट किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बाधा पहुंचाता है। ओके, चलिए मैं यही बताता हूँ आपको। देखो ये 9 डॉट्स हैं, 1 2 3, 9 बिंदु है मान लें, 4 5 6 7 8 9। कितने रेखाएं खींच सकते हैं? 4 रेखाएं। तो देखो हम क्या करते हैं, हमने ये प्री डिसाइड कर लिया कि साहब ये जो बिंदु हैं इनसे बाहर हमको नहीं जाना है, ये हमारी लिमिट बन गई। जबकि ये किसने किसने कहा है कि इनसे बाहर नहीं जाना, बाहर भी जा सकते हैं, और आप बाहर जाएंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा साहब। कैसे होगा देखिए आप, मान लो हम पहली रेखा ये खींचते हैं और आगे तक चले गए हम, तो एक रेखा हुई, तीनों बिंदुओं को क्रॉस किया ना, एक रेखा। अब दूसरी रेखा में हम इन बिंदुओं को लेते हैं, ये दूसरी रेखा, ठीक है ना, एक दो दो रेखा हुई ना, इसको आगे तक ले आए। अब यहां से तीसरी रेखा जाएगी ऊपर तक, ये तीसरी रेखा, और फिर यहां से चौथी आ जाएगी इधर, ये चौथी रेखा। बोलिए हुआ? यानी हमने रेखाएं खींची 4, कौन सी खींची? पहली आगे ले गए, दूसरी इधर आगे ले गए, तीसरी इस बिंदु तक ले आए, और चौथी इन दोनों को मिला दिया। तो बोलिए 4 रेखाएं, मैं उंगली से कर रहा हूँ इसलिए सही नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। तो 4 रेखाएं हुई कि नहीं हुई? ये दरअसल एग्जाम्पल है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। ओके, मेंटल सेट का, फंक्शनल फिक्सनेस का। ओके, तो चौथे में राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए साहब, अब है सवाल नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वो है अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर, ये बहुत ही शानदार चीज़ें अब शुरू होंगी, बहुत ध्यान से समझना इनको। अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सात्मक उपचारों में कौन सा एक प्राचीन व नैमित्तिक अनुबंध के मध्य अंतरक्रिया पर आधारित है? पहला ऑप्शन है अंत विस्फोट चिकित्सा, इंप्लोसिव थेरेपी। दूसरा है आप्लावन, फ्लडिंग। तीसरा है जैव प्रतिप्राप्ति, बायोफीडबैक। और चौथा है विरुचि चिकित्सा, जिसको बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी एनसीईआरटी में अधिगम के सिद्धांतों के कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं, और इस यहाँ से मैंने ये सवाल आपके लिए लिया है, और ये बहुत ही शानदार है। कौन कौन से वो एप्लीकेशन हैं जिनको हम बिहेवियरल टेक्निक्स भी बोलते हैं, उनमें से ध्यान रखना। ये जो सवाल है इसमें पूछा गया है अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सात्मक उपचारों में से कौन सा एक प्राचीन व नैमित्तिक अनुबंध। आपको याद है प्राचीन अनुबंध किसका था? पेवलोव का था। और नैमित्तिक अनुबंध किसका था? स्किनर का था। तो ऐसा एक कौन सा सिद्धांत है, ऐसा एक कौन सा उपचार है जो स्किनर और पेवलोव दोनों के सिद्धांतों के बीच में इंटरेक्शन पर बेस्ड है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बायोफीडबैक, जैव प्रतिप्राप्ति। ये 4-5 बेहद खास बातें हैं, आप समझिए इनको, मैं बताता हूँ क्या है दरअसल ये। चलिए यहाँ पे आइए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोफीडबैक। हिंदी में बोलते हैं जैव प्रतिप्राप्ति, इंग्लिश में बोलेंगे बायोफीडबैक। ये क्या है बायोफीडबैक? तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली बॉडी माइंड थेरेपी कहलाती है। बॉडी माइंड थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली हमारे शरीर में जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, पेवलोव वाली, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि हार्ट बीट्स, जैसे कि मस्कुलर टेंशन, जैसे कि स्किन टेम्परेचर, यानी वो तमाम ऑटो रिफ्लेक्स जो हमारे बस में नहीं है, लार खाना भी इसमें शामिल है, ठीक है ना, ये पेवलोव के। तो वो अनिच्छिक क्रियाएं जो हमारे बस में नहीं है वो, और वो शरीर की क्रियात्मक प्रक्रियाएं जो हमारे बस में है, स्किनर वाली, चाहे तो हाथ पांव चलाएं, चाहे तो नहीं चलाएं, चाहे तो भोजन करें, चाहे तो नहीं करें, यानी वो शारीरिक क्रियाएं। तो इन दोनों में क्या किया जाता है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, बायोफीडबैक टेक्निक क्या है कि इसमें हमारी जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, ठीक है ना, या फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ना, या बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना, अगर हमको पता नहीं होता कि ये बढ़ रहा है, अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये टेक्निक हमें अवेयर करेगी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। और कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, माइल्ड सेंसर्स लगाए जाते हैं, और एक मॉनिटर लगाए, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन लगा दी एक, है ना, स्क्रीन पे अंदर की चीज़ें चल रही हैं, हमको पता लग जाता है कि साहब हमारा बीपी बढ़ रहा है। हमको पता लगे हमारा बीपी बढ़ रहा है, तो चूंकि हम अवेयर हो गए,
हम अपने बीपी को कंट्रोल वैसे तो कर नहीं सकते क्योंकि ये इनवॉलेंटरी है ना, अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो हमारे नियंत्रण में है वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे हमने डीप ब्रीथ किया, डीप ब्रीथ, गहरी सांस ली। सांस लेना हमारे बस में नहीं है, अनैच्छिक है, लेकिन गहरी सांस लेना तो हमारे बस में है। हमने कोई बढ़िया सी पिक्चर देखी, हमने बढ़िया कोई चहलकदमी करने लग गए, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ कंट्रोल हो गई। तो हमने अपनी उन वांछित अनुक्रियाओं से जो हमारे वश में हैं, उन अवांछित अनुक्रियाओं को जो हमारे बस में नहीं है, नियंत्रित करना, रेगुलेट करना सीख लिया। तो बोले कितनी शानदार चीज़ है, ये है बायोफीडबैक। ओके, इसे में दूसरा था, एक ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन देखिए आप क्या थे। तो बायोफीडबैक समझ में आया आपको? ओके, इम्प्लोसिव थेरेपी और फ्लडिंग, ये दोनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों बताता हूँ आपको ये क्या है। इम्प्लोसिव थेरेपी दरअसल अंतःविस्फोट चिकित्सा, अंतःविस्फोट चिकित्सा, अंतःविस्फोट चिकित्सा हिंदी में नाम है इसका। और एक था फ्लडिंग, फ्लडिंग अपलावन, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। फ्लडिंग इंग्लिश का वर्ड है, फ्लडिंग अपलावन। तो अंतःविस्फोट चिकित्सा और अपलावन दोनों में एक ही फ़र्क है। एक्चुअली ये दोनों क्या हैं, ये दोनों दरअसल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या फिर पीटीएसडी, पीटीएसडी याद है ना आपको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर एडीएसडी, है ना, ऐसे ऐसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जिनमें ये तकनीकें काम आती हैं, चिंता वगैरह को, फोबिया को दूर करती हैं। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, याद रखना एक ही बात। अंतःविस्फोट में तो होगी कल्पना, क्या होगी, कल्पना, और फ्लडिंग में होगी वास्तविकता, वास्तविकता। मतलब मतलब जैसे मान लो किसी को पानी से डर लगता है, या किसी को हाइट से डर लगता है, या किसी को किसी और चीज़ से डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके सामने कल्पना में उसको उस डराने वाली चीज़ से रूबरू करवाएंगे, उससे उसका संपर्क करवाएंगे और पूरा विवरण देंगे। दूसरा जो पास में जो ट्रेनर है ना, वो बोल बोल के उसको बताएगा, ठीक है तुम ऐसे जा रहे हो, फिर हाइट पे जा रहे हो और ऊपर गए, अब तुम्हें डर लग रहा है, अब ये हो रहा है। पर वो उस अपने जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में उसका डर दूर कर देगा, पर ये सब कल्पना में होगा। इसको बोलते हैं अंतःविस्फोट चिकित्सा, इसको बोलते हैं इम्प्लोसिव थेरेपी। और फ्लडिंग में क्या होता है, फ्लडिंग या आप्लावन में ये होता है कि हम वास्तव में, जैसे किसी को हाइट से डर लग रहा है, तो वास्तव में उसको हम हाइट के पास ले जाएंगे, वास्तव में उसको उस पहाड़ पे ले जाएंगे कि तू डर, अब कितना डरता है। कहते हैं ना कि सब डर के पास जाने से डर निकलता है। तो यहाँ फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, हम उसको डर के पास ले जाते हैं और उसकी चिंता, डिप्रेशन, फोबिया दूर करते हैं, और अंतःविस्फोट में कल्पना करते हैं। ठीक है, तो अंतःविस्फोट इम्प्लोसिव थेरेपी क्लियर है, अपलावन फ्लडिंग क्लियर है, अंतःविस्फोट कल्पना है, फ्लडिंग क्या है, वास्तविकता है। और बायोफीडबैक में वो जो हमारे बस में नहीं है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, और फिर वो जो हमारे बस में है उन उन अनुक्रियाओं से उन पे कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। तो तीन ऑप्शन मैंने बताए, एक ऑप्शन और था, चौथा ऑप्शन अंतःविस्फोट चिकित्सा हो गया, अपलावन हो गया। हाँ, विरुचि चिकित्सा एक बहुत शानदार है, विरुचि चिकित्सा। दरअसल एवर्जन थेरेपी क्या है, तो ध्यान देंगे, पेवलो में आपको याद है, पेवलो में और स्किनर और पेवलो दोनों की बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है ना, बस दोनों में एक फ़र्क है, वो हम आपको बार बार बता ही चुके हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक वाली बात, है ना। तो वहाँ अनुबंध है, उनमें दोनों में ही अनुबंध है, क्रिया प्रसूत अनुबंध है और वो आपका प्राचीन अनुबंध है। ठीक है, तो एवर्जन थेरेपी दरअसल क्या होती है, एवर्जन थेरेपी का मतलब ये है कि कई बार हम कुछ बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, जैसे, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कुसमायोजित व्यवहार। हम उनको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छूटती नहीं है, तो हम क्या करें, कुसमायोजित आदत को छुड़ाने के लिए हम कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जिस व्यवहार का परिणाम बहुत पीड़ादायक होता है, जो घृणा पैदा कर देता है। विरुचि, एवर्जन का मतलब घृणा होता है, बहुत पीड़ादायक होता है, और हम उस घृणा वाले पीड़ादायक अनुभव से बचने के लिए उस आदत को छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं विरुचि चिकित्सा, इसको बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। जनरली ये इनमें एडिक्शन में होता है, जैसे किसी को सिगरेट की आदत पड़ गई साहब, तो वो क्या करता है, उस आदत से बचने के लिए कुछ ऐसा माइल्ड सा, हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक का अरेंजमेंट कर लेता है। तो जब भी वो सिगरेट लेता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। फिर बाद में क्या होगा, एक दो बार ऐसा हुआ ना, तो उसका अनुभव ऐसा हो गया कि बाद में उसके दिमाग में सिगरेट की इमेज बनेगी, सिगरेट का ख्याल भी आएगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक का ख्याल भी साथ में आएगा और वो सिगरेट को छोड़ देगा। इसको बोलते हैं एवर्जन थेरेपी, इसको बोलते हैं विरुचि चिकित्सा। तो ये क्या है, एवर्जन थेरेपी, विरुचि चिकित्सा, ये बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए है। ठीक है, जैव प्रतिप्राप्ति फीड, बायोफीडबैक हम आपको बता चुके हैं, ये प्राचीन और नैमित्तिक अनुबंधों में अंतर्क्रिया के आधार पे है। और फ्लडिंग और इम्प्लोजिव थेरेपी में आपको बता चुका हूँ, इम्प्लोजिव थेरेपी में कल्पना है,
फ्लडिंग में रियलिटी है, ये इन दोनों सिद्धांतों का मिश्रण है और ये बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए एक सिद्धांत है, सॉरी एक तकनीक है, इनको बिहेवियरल टेक्निक भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 में मज़ा आया ना आपको? चलिए छठा छठा और भी शानदार है साहब, कुछ बेहतरीन बातें हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना इनको। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। दूसरा है विस्मरण वक्र, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। तीसरा है निरर्थक पद, नॉनसेंस सिलेबस। और चौथा है वर्ग गुच्छन, कैटेगरी क्लस्टरिंग। तो कुछ बेहतरीन बातें हैं साहब एबिंगहास साहब के बारे में, जो निश्चित रूप से परीक्षा में आती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हर्मन एबिंगहास की कौन सी बातें हैं, फिर हम ये सवाल करेंगे, इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हर्मन एबिंगहास की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी साइकोलॉजी में, हमारे सिलेबस में हमें पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फिर भूल जाऊंगा, आपको बता दूं, आपने सुना होगा हर्मन एबिंगहास का वो स्टेटमेंट जिसमें मनोविज्ञान की विकास यात्रा के बारे में उन्होंने बोला है कि साइकोलॉजी हैव ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री। लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री, ये और कोई नहीं थे, हर्मन एबिंगहास ही थे। यानी आपने सुना है ना, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, ये कहने वाले कौन थे? हर्मन एबिंगहास थे। दूसरी बात, इसके अलावा हर्मन एबिंगहास ने क्या दिया? इसके अलावा हर्मन एबिंगहास ने बहुत सी चीज़ें मनोविज्ञान को दी हैं। इन्होंने दरअसल 1885 में, 1885 में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था और वो काम था रोट लर्निंग पर। किस पर था? रोट लर्निंग। हम कहते हैं रट्टा लगाना, कि कैसे हम चीज़ों को रटते हैं, कितनी चीज़ें हमें याद होती हैं, कितनी चीज़ों को किस तरह से हम रिकॉल कर सकते हैं। तो रोट लर्निंग, और साथ में इनका बहुत बड़ा काम था मेमोरी पर। तो रोट लर्निंग और मेमोरी पर पायनियर वर्क करने के लिए मशहूर हैं हर्मन एबिंगहास, जो जर्मनी के थे। तीसरी बात, हर्मन एबिंगहास ने रोट लर्निंग और मेमोरी में बहुत सी चीज़ें दी और उन्हीं में से एक है वर्बल लर्निंग, वाचिक अधिगम, जो इस प्रश्न में हमने आपसे पूछा है। तो वाचिक अधिगम पहली बार देने वाले भी कौन थे? हर्मन एबिंगहास थे। वाचिक अधिगम में, रोट लर्निंग में, मेमोरी में इन्होंने एक बेहतरीन चीज़ दी थी, लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। तो लर्निंग कर्व जिनकी हम बात करते हैं, वो लर्निंग कर्व भी किन की देन है? हर्मन एबिंगहास की देन है। और लर्निंग कर्व इन्होंने दिया, साथ ही इनकी एक बेहतरीन चीज़ है फॉरगेटिंग कर्व, विस्मरण वक्र। तो फॉरगेटिंग कर्व देने वाले भी कौन थे? हर्मन एबिंगहास थे। और इस प्रोसेस में उन्होंने कुछ और टर्म्स भी दिए थे, जिनमें एक है अपरिचित या निरर्थक शब्द, एक अपरिचित शब्द, एक परिचित शब्द। इसी तरह से इन्होंने और कुछ बेहतरीन चीज़ें बताई हैं। एक आध चीज़ जो आपको समझनी है काम की, उसके बारे में आपको बताता हूँ, और वो दरअसल क्या है, वो ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाचिक अधिगम की। किसकी बात कर रहे हैं? वाचिक अधिगम की बात करते हैं, वर्बल लर्निंग की बात करते हैं। वर्बल लर्निंग, दरअसल यहाँ पे एक बात सुन लें आप, वर्बल लर्निंग क्या है? देखो, लर्निंग के बहुत से स्टाइल हैं, सीखने के बहुत से तरीके हैं, है ना? बहुत से स्टाइल हैं साहब, उनमें एक वर्बल लर्निंग है। वर्बल लर्निंग क्या है? यानी कुछ लोगों को केवल लिखे हुए शब्द या सुने हुए शब्द या शब्दों के माध्यम से जो चीज़ वो अक्वायर करते हैं ना, वो उनको ज़्यादा याद रहती है, वो ज़्यादा समझ में आती है। इसको बोला वर्बल लर्निंग। तो आप बोलेंगे साहब शब्दों के अलावा और किससे सीखते हैं? बहुत चीज़ें हैं, आपको पता है ना। एक आपने सुना होगा सोलिटरी लर्निंग, व्यक्ति खुद ही अकेला अकेला सीखता है ना, वो सोलिटरी लर्निंग है। उसको इंडिविजुअल लर्निंग भी बोलते हैं, उसको इंट्रापर्सनल लर्निंग भी बोलते हैं। तो इंट्रापर्सनल लर्निंग एक तरीका है। इस तरह से एक इंटरपर्सनल लर्निंग का भी तरीका है। इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक सीखना क्या है? ये सोशल लर्निंग है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन में कोई सीखता है। ठीक है, कोई अकेला सीखता है, इंट्रा लर्निंग हो गया। अंतर्वैयक्तिक लर्निंग अधिगम या अंतर्वैयक्तिक सीखना हो गया। और इंटर पर्सनल लर्निंग जो है अंतर्वैयक्तिक, वो हो गया सोशल लर्निंग। तो ये भी एक तरीका हो ना, व्यक्तिगत सीखना, ये शब्दों के माध्यम से सीखना, वाचिक सीखना बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सामाजिक सीखना। इसी तरह से किसी को फिजिकल एक्टिविटी करके सीखने में मजा आता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फिजिकल लर्निंग। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल लर्निंग। फिजिकल लर्निंग को ही आपको याद है ना, हार्वर्ड गार्डनर, काइनेस्थेटिक लर्निंग,
इसका दूसरा नाम है एक्टिविटी करके सीखने को। काइंस्थेटिक या किन्स्थेटिक लर्निंग भी बोलते हैं, ये फिजिकल लर्निंग है, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को लॉजिकली लर्निंग में मजा आता है, लॉजिकली लर्निंग भी एक तरीका है। और कुछ लोगों को एक तरीका है, आपने कभी सुना हो तो, ओरल। ओरल ये ओरल दरअसल ORAL नहीं है, बल्कि AURAL है, ओरल। ओरल लर्निंग सुना आपने कभी? ओरल लर्निंग ऑडिटरी को बोलते हैं, ऑडिटरी यानी सुन के सीखते हैं, तो सुन के उनको बहुत अच्छा याद होता है। कुछ लोगों को शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छा याद होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों को इंट्रा, कुछ को इंटर, कुछ को फिजिकल, कुछ को लॉजिकल, ये कुछ को विजुअल, ठीक है ना, विजुअल स्पेशियल लर्निंग उनको बहुत बेहतर समझ में आती है। तो सबकी अलग अलग स्टाइल है। इनमें से एक महत्वपूर्ण स्टाइल है वर्बल लर्निंग। और वर्बल लर्निंग वाचिक अधिगम की बात करने वाले कौन थे? वाचिक अधिगम की बात करने वाले थे हरमन एबिंगहास। खास बात मैं आपको बता दूं, वाचिक अधिगम केवल और केवल इंसानों में होता है, क्योंकि वाचिक अधिगम में भाषा का रोल है और भाषा पशुओं के पास नहीं होती। इसलिए पहली बात याद रखेंगे, वाचिक अधिगम की इसमें क्या होता है, भाषा का रोल होता है, केवल मनुष्य तक सीमित होता है, ठीक है। दूसरी बात, वाचिक अधिगम में कुछ विधियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 3 विधियों का जिक्र यहाँ पे मैं आपसे करूँगा। वाचिक अधिगम की विधियाँ, मेथड्स। ओके, देखिए, 1 नंबर पे पहली जो विधि है उसको हम बोलते हैं युग्मित सहचर अधिगम। युग्मित सहचर अधिगम, युग्मित सहचर अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग, यानी युग्मित का मतलब पेयर है, ठीक है ना। एसोसिएटेड लर्निंग एक युग्मित सहचर अधिगम है। दूसरी है क्रमिक अधिगम। क्रमिक अधिगम दूसरी विधि है, क्रमिक अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग। और तीसरी विधि, ये 3 ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली युग्मित सहचर अधिगम, पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग। दूसरी है क्रमिक अधिगम, सीरियल लर्निंग। और तीसरी है मुक्त पुनःस्मरण। मुक्त पुनःस्मरण। मुक्त पुनःस्मरण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रिकॉल। क्या बोलते हैं? फ्री रिकॉल। तो बहुत सिंपल सा समझ लें। युग्मित सहचरी अधिगम में क्या होता है, इसमें जोड़े बनाए जाते हैं, पेयर बनाए जाते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के, ठीक है। और पेयर जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, उस इसी में यहाँ पे पहली बार उन्होंने नॉन सेंस सिलेबी यूज़ किया था, मैं भी आपको बताता हूँ वो क्या है। तो इसमें दो शब्दों में एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। क्रमिक अधिगम या सीरियल लर्निंग क्या होता है? क्रमिक अधिगम का एग्जाम्पल वो है कि ये सारी रोट लर्निंग की बातें हो रही है, ठीक है ना। क्रमिक अधिगम का एग्जाम्पल वो है जिसमें हम क्रम से चीज़ों को याद रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप हो सकते हैं कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? साहब जॉर्ज वॉशिंगटन था। 1 नंबर पे आप लिखे जॉर्ज वॉशिंगटन, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, फिर आप केनेडी वेनेडी सब लिख लिए, फिर लिखा ओसामा, बराक ओबामा लिखा, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, फिर ट्रंप, और फिर आजकल बाइडेन साहब। तो ये क्रम से आपने 30 40 50 जो भी राष्ट्रपति उनके हुए हैं सबके नाम लिखे और क्रम से याद रखते हैं। भारत के अब तक के कौन कौन से राष्ट्रपति हैं, तो पहले से लेके अभी जो राष्ट्रपति हैं उन तक सब क्रम से याद रखेंगे, उसको बोलते हैं क्रमिक अधिगम, ठीक है। मुक्त पुनर्स्मरण अधिगम या फ्री रिकॉल क्या होता है? फ्री रिकॉल में ये होता है, जैसे कभी आपने किया कि नहीं पता नहीं, हमने किया था कॉलेज में। उसमें क्या होता है कि आपके सामने कोई, जैसे मैं आपके सामने 50 शब्द बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ या लिखता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं, मतलब आपको एक बार दिखाया, 50 शब्द लिखे हुए दिखा दिए या बोल के आपको सुना दिए, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी देर का वक्त बीच में गैप हुआ, कुछ अंतराल के बाद आपसे पूछा, बोलिए कितने आप रिकॉल कर सकते हैं, कितने कितने शब्दों का प्रत्याहान कर सकते हैं, कितने शब्द आप वापस बता सकते हैं। तो आपने मान लो 50 में से जितने बताए वो आपका रिकॉल है। इसको बोलते हैं मुक्त पुनर्स्मरण। पर इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बोले थे उसी क्रम में आप जवाब दो, जरूरी तो नहीं है मैंने लास्ट में जो बोला आपको पहले याद रह गया तो आपने पहले बता दिया। इसको बोलते हैं मुक्त पुनर्स्मरण, ठीक है ना। तो फ्री रिकॉल हो गया, सीरियल लर्निंग में आपको बता दिया। युग्मित सहचरी अधिगम, युग्मित सहचरी अधिगम में क्या था, इसमें पेयर होता है दरअसल उद्दीपक अनुक्रिया का, और ये उद्दीपक अनुक्रिया और कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे उन्होंने, हर्मन एबिंगहास ने एक टर्म दिया इस दुनिया को, और वो टर्म प्रसिद्ध है नॉनसेंस सिलेबी के नाम से। नॉनसेंस सिलेबी या नॉनसेंस सिलेबस, निरर्थक पद जिसको कहते हैं, उसका एक और नाम है और वो नाम है CBC। दरअसल इन्होंने बहुत ज़्यादा 4300 CBC दिए थे। CBC क्या है? CBC में इसको ट्राईग्राम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राईग्राम यानी इसमें 3 शब्द हैं, 3 वर्ण हैं। पहला वर्ण होगा कॉन्सोनेंट, दूसरा वर्ण होगा वोवल और तीसरा वर्ण होगा कॉन्सोनेंट। तो जहां पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वोवल, तीसरा कॉन्सोनेंट होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि हमारा दिमाग उससे फेमिलियर नहीं है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, ये क्या है? ट्राइग्राम है, त्रिवर्ण है, यही निरर्थक पद है, यही नॉनसेंस सिलेबी है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने लिया XOT, ये कोई शब्द नहीं बना, ठीक है ना, फेमिलियर शब्द नहीं है, इंग्लिश के बाद हिंदी में भी कर सकते हैं हम ऐसा, ठीक है ना। कोई भी शब्द आप लें, KUZ, कोई शब्द नहीं बना,
कुछ भी लें आप, कुछ भी, MEX, ये कोई शब्द नहीं बने ना, ये सब निरर्थक पद है। ये क्या है? निरर्थक पद। ऐसा क्यों दिया इन्होंने? ऐसा इसलिए दिया उन्होंने कि साहब हमारा दिमाग क्या करता है, जुगाड़ बहुत करता है। न्यूमेरिक्स आपने सुना होगा, जुगाड़ कर लेता है, जैसे हम भी करते हैं कई बार, पहले अक्षर से याद रखो। जैसे हमने आपको याद है इंटेलिजेंस वाले आपको बताया था, BFSS, ठीक है, वो एक क्रम नहीं है, वास्तव में क्रम क्या है वो डिफरेंट बात है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन याद रखने के लिए तो हमने बोला ना BFSS, RSTU, याद करें, ठीक है। ऐसे हम निम्नलिखित बनाते हैं, कुछ बनाते हैं ना, जैसे हमने आपको एरिक्सन ने बताया था, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ, तो याद करने के जुगाड़ी तो हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि साहब उद्दीपक के रूप में आप यहाँ पे स्टिमुलस के रूप में क्या लेंगे, CVC लेंगे, या निरर्थक पद लेंगे, या नॉनसेंस सिलेबी लेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है, और फिर उसका एसोसिएशन जिसके साथ करेंगे रिस्पॉन्स के रूप में, वो एक सार्थक शब्द ले लेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, कोई जैसे आपने अपने पहला वर्ड लिया KUZ, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, पर इधर आपने ले दिया एप्पल। अब एप्पल तो हम समझते हैं, ये हमारा परिचित शब्द है, ठीक है, एप्पल हम सब, APPLE, ओके, एप्पल, ठीक है। इधर लिया XOM, और इधर आपने कोई भी पद ले लिया, ट्री, ठीक है। तो हम एप्पल तो रिकॉल कर लेंगे, एप्पल तो हमें याद रह जाएगा, ट्री याद रह जाएगा, लेकिन KUZ याद नहीं रहेगा, XOM याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, और ये हमारे दिमाग का परिचित भी नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट के सही रिजल्ट तभी निकलेंगे जब हम इसको याद कर लें कि साहब इसके साथ ये जुड़ा है, वही तो याद करना हुआ, नहीं तो काहे का याद करना हुआ, यही तो रटना हुआ, नहीं तो काहे का रटना हुआ। तो इस पे उन्होंने काम किया और बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट किए, जिनके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन थे। ये वाली जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं निरर्थक पद, ये कहलाते हैं नॉन सेंस सिलेबी, ये कहलाते हैं आपके ट्राइग्राम, और ये कहलाते हैं CVC, और ये सब किसने दिए? हरमन एबिंगहास ने दिए। चलिए वापस चलते हैं। तो जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरमन एबिंगहास से संबंधित नहीं है, वाचिक अधिगम तो संबंधित है साहब। फॉरगेटिंग करो बताता हूँ आपको मैं, ये भी संबंधित है साहब। नॉनसेंस सिलेबी आपको बता चुका हूँ, ये भी है साहब। और वर्ग उच्छन नहीं है साहब, वर्ग उच्छन भी एक महत्वपूर्ण टेक्निक है रिकॉल की, जो इन्होंने नहीं दी, बल्कि बेसफील्ड साहब ने दी है। बेसफील्ड आपने नाम सुना होगा, कभी बोसफील्ड कभी बेसफील्ड, ऐसा बेसफील्ड, ठीक है। कैटेगरी क्लस्टरिंग इसका आंसर है, और बेसफील्ड साहब ने दी है। ये क्या है और कर वो फॉरगेटिंग क्या, ये दो चीज़ आपको और बताता हूँ, तो सुने ध्यान से, समझें इसको, ओके। दरअसल इन्होंने हरमन एबिंगहास की बात कर रहे थे, कितनी चीज़ें मैंने आपको इनकी बताई। एक तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा, ठीक है। दूसरा, हरमन एबिंगहास ने वाचिक अधिगम बताया है, वर्बल लर्निंग बताई है। तीसरा, उन्होंने वो 3 विधियों की बात करी, ठीक है, अभी हमने आपको बताई थी, पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग, सीरियल लर्निंग और फ्री रिकॉल, ठीक है, वो विधियाँ बताई थी। एक इन्होंने फॉरगेटिंग करो बताया है, एक इन्होंने लर्निंग करो बताया है। और इसी तरह से CVC, उसका दूसरा नाम ट्राइग्राम CVC, उसका दूसरा नाम आपके नॉनसेंस सिलेबस का, ये तमाम बातें हरमन एबिंगहास ने बताई है। और उन्होंने महत्वपूर्ण काम किस पे किया? रोट मेमोरी पे, रटने पे, रोट लर्निंग पे और मेमोरी पे काम किया, ठीक है। फॉरगेटिंग करो दरअसल क्या था? फॉरगेटिंग करो में अगर कोई प्रश्न पूछे आपको परीक्षा में तो ध्यान रखना, इन्होंने एक फॉरगेटिंग करो बनाया था जिसमें इधर तो है रिटेंशन, मतलब कितना धारण करते हैं, धारण की मात्रा, और इधर फॉरगेटिंग की परसेंटेज, कितना भूलते हैं, और बीच में है दिन। तो इनका जो कर्व है वो यहाँ से चला और इस तरह से गया, ठीक है। ये पहला दिन है, एक दिन, ठीक है। ये कहते हैं कि साहब पहले दिन जितना ज़्यादा भूलते हैं ना, इवन उन्होंने बोला था पहले 20 मिनट में बहुत ज़्यादा भूलते हैं, 1 घंटे में बहुत ज़्यादा 50% भूल जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा परसेंटेज है इसमें। 9 घंटे में भूलने की दर सर्वाधिक ज़्यादा होती है, मतलब पहले 9 घंटे तक सबसे ज़्यादा स्पीड से भूलते हैं, ठीक है। और फिर एक दिन मान लो आप, एक दिन में फिर क्या होता है, एक दिन निकल जाने के बाद के दिनों में भूलने की गति का ये जो ग्राफ है ये एकदम कॉन्स्टेंट हो जाता है, यानी फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं, फिर हम भूलते नहीं हैं। जो कुछ भूलते हैं ना वो पहले दिन ही भूलते हैं, मोटे तौर पे ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। हालांकि भूलने की दर बाद में भी है पर वो बहुत कम है, और उसके बहुत से सिद्धांत भी हैं जिनकी हम, जो इंपॉर्टेंट है, NCERT में दे रखे हैं, उनकी मैं आपको बात भी करूँगा। तो यहाँ पे आप समझें, एक तो फॉरगेटिंग कर्व ये हुआ, पहले दिन भूलने की प्रवृत्ति, भूलने की दर सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक 9 घंटे में होती है, 9 घंटे में सर्वाधिक दर से इंसान भूलता है, बाद में कम स्पीड से भूलता है, ऐसा हरमिन एबिंगहास ने बोला। और यही उनका विस्मरण वक्र है, यही उनका फॉरगेटिंग कर्व है, यही उनका कर्व फॉरगेटिंग है, ओके। अब एक बात जो इसमें आई थी वो थी बेसफील्ड साहब की, ठीक है ना। बेसफील्ड ने क्या बोला, बोसफील्ड या बेसफील्ड, इन्होंने एक शानदार बात बोली साहब, कि साहब जब हम चीज़ों को याद करते हैं,
यानी सीखते हैं, फिर जब वापस उनका प्रत्याहान करते हैं, वापस उनका रिकॉल करते हैं, तो उसमें एक तरीका बहुत काम आता है, और वो तरीका दरअसल है कैटेगरी क्लस्टरिंग। वो वर्ग गुच्छन कहलाता है। कैसे कहलाता है? इन्होंने एक्चुअली 60 शब्दों की एक सूची बनाई है ना, बच्चों को बैठा लिया, उनके सामने 60 शब्द बोले। ठीक है, ये जो 60 शब्द थे वो दरअसल 4 कैटेगरी के शब्द थे। इसमें इनमें 15 शब्दों में तो किसी का नाम था, है ना, किसी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी राजधानी का नाम, नाम हो गया। 15 शब्द थे एनिमल्स के, पशुओं के। ठीक है, 15 शब्द थे प्रोफेशन के, पेशा, पेशा, किसी के नाम के 15 शब्द हो गए। ठीक है, जगह, देश, व्यक्ति का नाम। एनिमल्स के 15 नाम हो गए। ठीक है, प्रोफेशन के 15 नाम हो गए, पेशा। ठीक है, और वेजिटेबल के 15 नाम हो गए, सब्जियां। ठीक है, तो 4 कैटेगरी बन गई। अब शुरू में क्या किया उन्होंने? शुरू में 60 शब्द रेंडमली बोले, मतलब ऐसे ही मिक्स करके बोल दिए। बच्चों को जब सामने जिन पे प्रयोग किया, रिकॉल किया, तो पता लगा वो बहुत कम रिकॉल कर पाए, बहुत कम। बाद में उन्होंने बाद में उन्होंने क्या किया? बाद में उन्होंने जब उनके सामने प्रेजेंट किए, अगले दूसरे शब्द होंगे, जब प्रेजेंट किए तो फिर उनको बोला कि ये जो हैं, मैं बोल रहा हूँ 60 वर्ड्स, ये 4 कैटेगरीज के वर्ड्स हैं। इनमें किसी के नाम भी हैं, एनिमल्स के नाम भी हैं, इनमें कुछ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे प्रोफेशन भी हैं, और इनमें वेजिटेबल्स के नाम भी हैं। अब जब वापस उन्होंने रिकॉल किया तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिले, क्योंकि उन्होंने याद किया एनिमल्स के कौन कौन से नाम थे, ये थे साहब। प्रोफेशन के कौन कौन से नाम थे, ये बोले थे साहब। व्यक्ति में किस किस के नाम बोले थे, जगह के किस किस के नाम बोले, ये बोले थे साहब। वेजिटेबल कौन कौन सी बोली थी, ये बोली थी साहब। तो बोलिए एक बेहतर तरीका हुआ कि नहीं? तो बेहतर रिकॉल हुआ किससे? जब हम कैटेगरी का क्लस्टर कर लेंगे, जब हम श्रेणियों में विभाजित कर देंगे। ये बेहतरीन बात बताने वाले कौन थे? बेस फील्ड थे, बेस फील्ड, याद रखना, बेस फील्ड। ओके, वापस चलते हैं उस सवाल पे। हरमन एबिंगहास से संबंधित नहीं है, तो वर्ग गुच्छन नहीं है साहब, बेसफेल्ड साहब ने दिया था। क्लियर हुआ आपको? ओके, बाकी तीनों इनके हैं, और कुछ और भी बातें इनकी हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये एक और बेहतरीन चीज, 7वां प्रश्न देखिए। विस्मरण के किस सिद्धांत में? मेरे को बहुत से बच्चों ने कमेंट्स करके पूछा था, कहीं उन्होंने देखा होगा कि सर पूर्व लक्ष्य अवरोध क्या होता है, अग्रलक्ष्य अवरोध क्या होता है, प्रतिलक्ष्य अवरोध क्या होता है। तो आप सब सुन लें ये क्या होता है ध्यान से। ओके, 7वां प्रश्न है, विस्मरण के किस सिद्धांत में बाद में सीखी गई क्रिया, कोमा है दरअसल यहां पे, पहले सीखी गई, ओहो, बाद में सीखी गई क्रिया, ओके, पहले से की गई क्रिया के प्रत्याहान में, रिकॉल में अवरोध पैदा करती है, इंटरफेरेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। यानी बाद वाली चीज पहले वाली चीज में अवरोध पैदा करेगी। एक पहले वाली जो आपने सीखी है वो चीज बाद वाली चीज में अवरोध पैदा करेगी। तो दोनों के अलग अलग नाम हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या है? 4 ऑप्शंस हैं: चिन्ह सिद्धांत, ट्रेस डिके थ्योरी, पूर्वलक्षी अवरोध, रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव, दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, तीसरा ऑप्शन है अग्रलक्षी अवरोध, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, और फोर्थ वन है पुनरुद्धार असफलता, रिट्रीवल फेलियर, रिट्रीवल फेलियर। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, ध्यान देंगे आप। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या खेल है, फिर हम इसका आंसर देंगे। चलिए साहब, चलिए, तो देखिए फॉरगेटिंग में कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिनमें पहले मैं आपको पूर्वलक्षी और आपका अग्रलक्षी बताता हूँ ये क्या होता है। तो ध्यान देंगे, पूर्वलक्षी अवरोध, देखो हिंदी के शब्दों में यही खेल है। हिंदी के शब्दों में बहुत कुछ, मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको याद है ना, तो उन्नतोदर वक्र दरअसल नेगेटिव होता है, ठीक है ना, और नतोदर वक्र पॉजिटिव होता है। लेकिन आप कितना कंफ्यूज हुए, क्योंकि हिंदी वाले शब्दों के अनुसार आपने उनको पढ़ा है। जो लोग पहली बार मेरे से सुन रहे हैं ना, उन्नतोदर नतोदर में कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे पुराने वीडियोज़ में जाइए और उनको देखिए, ठीक है। चलिए, तो हिंदी में वही है पूर्वलक्षी। अब हिंदी का शब्द देखिए आप, पूर्वलक्षी, ठीक है, और दूसरा है अग्रलक्षी। पूर्वलक्षी और अग्रलक्षी, देखिए क्या फर्क है, ध्यान देंगे। पूर्वलक्षी अवरोध वो होता है जिसमें बाद में सीखी गई क्रिया, जिसमें बाद में हम जो सीखते हैं ना वो बाधा बन जाती है। और अग्रलक्षी वो है जिसमें पहले जो क्रिया सीखते हैं वो बाधा बन जाती है। अब बोलिए, आपको एकदम उल्टा नजर आ रहा है ना? यही खेल है हिंदी का, ठीक है ना। यानी पूर्वलक्षी में बाद वाली चीज अवरोध पैदा करती है, किस पर? पहले वाली चीज पर। और अग्रलक्षी में
पहले वाली चीज अवरोध पैदा करती है किस पर, बाद वाली चीज के रिकॉल पर या बाद वाली चीज पर। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अब इंग्लिश में आसान हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्वलक्षी को बोलते हैं रेट्रोएक्टिव, अग्रलक्षी को बोलते हैं प्रोएक्टिव। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने इंग्लिश सीखी, पहले क्या सीखी, इंग्लिश, ओके। इंग्लिश सीखने के बाद आपने सीखी फ्रेंच, बाद में सीखी फ्रेंच। तो पहले इंग्लिश सीखी, बाद में क्या सीखी, फ्रेंच सीखी। अब हम आपका टेस्ट ले रहे हैं इंग्लिश का। किसका टेस्ट ले रहे हैं, इंग्लिश का। इंग्लिश का क्या ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, यानी रिकॉल कर रहे हैं हम पता करना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश की कितनी बातें याद हैं। अब इसमें क्या हुआ, इंग्लिश आपने पहले सीखी थी, ठीक है, उसके बाद क्या सीख ली, फ्रेंच सीख ली। अब हमने अगर फ्रेंच नहीं सिखाते फिर इंग्लिश की बात पूछते तो आप बहुत कुछ बता देते, लेकिन अब फ्रेंच सीखने के बाद फिर इंग्लिश की आप बहुत सी बातें बता ही नहीं पाए। इसका मतलब बाधा किसने डाली, पहले वाले ने कि बाद वाले ने, बाद वाले ने। जब बाद वाले ने बाधा डाली तो इसको हम बोलेंगे पूर्वलक्षी अवरोध, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ये पूर्वलक्षी अवरोध का एग्जाम्पल है। अब देखो दूसरे में पहले आपने इंग्लिश सीखी, सीक्वेंस सेम वही रहेगी, इंग्लिश सीखी, ओके। उसके बाद आपने फ्रेंच सीखी, ओके। पहले क्या सीखी, इंग्लिश, बाद में क्या सीखी, फ्रेंच। अब हम इस बात का टेस्ट ले रहे हैं कि आप फ्रेंच भाषा के कितने वर्ड्स को रिकॉल कर सकते हैं, फ्रेंच भाषा के कितने शब्द आप बता सकते हैं। फ्रेंच भाषा का टेस्ट आपका किया हमने, फ्रेंच भाषा का क्या किया, टेस्ट किया। तो बोलिए बाद वाली का टेस्ट किया। अगर किसी ने इंग्लिश नहीं सीखी होती और फ्रेंच भाषा सिखाने के बाद उसका टेस्ट लेते तो वो बेहतर रिजल्ट देता, लेकिन चूंकि पहले से इंग्लिश भी आ रही है इसलिए वो बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाया। यहां क्या हुआ, यहां इंग्लिश ने पहले जो सीखी थी उसने बाद वाली सीखी गई चीज की के प्रत्यास्मरण में अवरोध पैदा कर दिया। तो पहले वाले ने अवरोध पैदा किया, इसको बोलेंगे अग्रलक्षी अवरोध। इसको क्या बोलेंगे, अग्रलक्षी अवरोध। तो पूर्वलक्षी और अग्रलक्षी दोनों आपको ध्यान रखने, ये दोनों इंटरफेरेंस हैं, अवरोध हैं जो रिकॉल में, वापस स्मरण में, पुनः स्मरण में बाधा पहुंचाते हैं, ओके। और क्या था इसमें, ओके। एक चीज यहां पे और बताता हूं आपको मैं, एक यहां पे दे रखा है चिन्हहास सिद्धांत। क्या दे रखा है, चिन्हहास सिद्धांत, ट्रेस डीके थ्योरी। तो याद करें, ट्रेस याद है, मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ चुके हैं, इवन ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी पढ़ चुके हैं, वो उनको भी याद होगा। ट्रेस कंडीशनिंग, पावलोव, याद है ना, जिसमें घंटी बजी फिर बहुत देर बाद भोजन दिया गया, यानी कुछ याद रहता है हल्का सा तो समय गुजर जाता है। तो ऐसा ही एक सिद्धांत है विस्मरण का, चिन्हहास सिद्धांत, ट्रेस डिके थियरी, जिसमें कहा जाता है कि साहब जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम भूलते जाते हैं, सिंपल बात। लेकिन खास बात क्या है, हम कौन सी चीज़ों को भूलते हैं, हम उन चीज़ों को भूलते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, उन चीज़ों को नहीं भूलते जिनको हम काम में लेते हैं। तो चिन्हहास सिद्धांत एक पुराना सिद्धांत है जो फिलहाल अमान्य है, लेकिन प्रश्न आया इस पर ध्यान दें। चिन्ह सिद्धांत को अनुपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुपयोग का, यानी जिन चीज़ों को यूज़ नहीं करते वो भूल जाते हैं, बस इतनी सी बात याद रखना आप। पूर्वलक्षी अग्रलक्षी मैं आपको बता चुका हूँ। एक पुनरुद्धार असफलता, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत शानदार चीज़ दी है, उनका नाम है कभी आपने सुना हो तो, मेरे ख्याल से सुना नहीं होगा, पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी है ना, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है। एक नाम है टलविंग। क्या नाम है इनका, टलविंग। टलविंग साहब ने दो बहुत शानदार चीज़ें दी हैं, बताता हूँ इनकी दोनों चीज़ें आपको मैं। टलविंग, इनका नाम है टलविंग। क्या नाम है, टलविंग। इन्होंने ये रिट्रीवल फेल्योर दिया है, रिट्रीवल फेल्योर। रिट्रीवल फेल्योर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें क्या है, इसमें इतना ही है कि साहब टलविंग साहब ने ये बताया कि जब हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो अगर कुछ क्लूज कुछ क्यूज हम साथ में रखते हैं तो उनको बेहतर तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, और अगर क्यूज नहीं है तो रिकॉल करने में दिक्कत आती है। और उन्होंने भी ठीक वो बेस फील्ड वाली बात याद करें आप, कैटेगरी क्लस्टरिंग वाली, ठीक है ना। इन्होंने भी कुछ अपने जिन पे प्रयोग किया जा रहा था उनको कुछ शब्द बताए, है ना, उनके सामने प्रस्तुत किए, फिर वापस रिकॉल किए तो वो मतलब फ्री रिकॉल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि मैंने जो शब्द बताया ना, इसमें कुछ पशुओं के नाम भी हैं, इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, इसमें कुछ मेटल्स के नाम हैं, इसमें कुछ डिजीज़ बीमारियों के नाम हैं। ऐसा संकेत देने के बाद फिर ज़्यादा बेहतर कर गए। तो उन्होंने बोला कि जब हम वो जो क्यूज़ हैं, वो जो आपके सिंबल्स हैं, वो जो
कुछ संकेत हैं जिनसे हमें बेहतर रिकॉल होता है। अगर हम उनको भूल जाएं तो फिर हमारा रिट्रीवल फेल हो जाता है, फिर हम रिकॉल करने में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सॉरी। ऐसा कहने वाले कौन थे? टलविंग साहब थे टलविंग। टलविंग की दूसरी बेहद खास बात है जो आपको मैं आगे वाले प्रश्न में बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दें, विस्मरण के किस सिद्धांत में बाद में सीखी गई क्रिया पहले वाली क्रिया के प्रत्याहान में अवरोध पैदा कर रही है? तो इसका सही जवाब हो गया रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या पूर्वलक्षी अवरोध। उल्टा है, ध्यान रखना, उन्नतोदर नतोदर वाली बात याद रखना, ठीक है ना। यहाँ भी विपरीत है, बाद में सीखी गई क्रिया है पूर्वलक्षी अवरोध, और अगर पहले सीखी गई क्रिया होती तो अग्रलक्षी अवरोध इसका आंसर हो जाता। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न। और एक और बेहतरीन बात जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनना, समझना कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। हालांकि अभी भी एग्जाम में 1 महीना बाकी है, अभी भी ये टेक्निक आपकी बहुत काम आ जाएगी। ओके, क्या है ये? देखिए, अधिक याद रखने में विद्यार्थियों की मदद के लिए एक स्मृति युक्ति PQRST विधि का विकास किसने किया? 4 ऑप्शंस हैं, चारों के बेहतरीन रोल हैं सब। पहला है क्रेक व लोकहार्ट, दूसरा है टलविंग साहब आ गए ना, तीसरा है थॉमस और रॉबिन्सन, और चौथा है एटकिंसन व सिफरिन। ओके, तो इसका सही जवाब है PQRST टेक्निक देने वाले थे थॉमस और रॉबिन्सन। कौन थे? थॉमस और रॉबिन्सन। चारों के बारे में कुछ बताऊंगा, पहले जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है उस महत्वपूर्ण बात को सुनना ध्यान से। चलिए, ओके, थॉमस और रॉबिन्सन ने एक टेक्निक दी जिसका नाम है PQRST, यानी ये 5 स्टेप हैं। इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो भी चीज़ पढ़ते हो सीखते हो उसको ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी। ये वाली बात क्या है दरअसल, ये टेक्निक क्या है सुने। ये 5 स्टेप हैं। पहला है पी से बनता है प्रीव्यू। क्या बनता है? प्रीव्यू, लिख नहीं पाऊंगा। क्यू से बनता है क्वेश्चन, आर से बनता है रीडिंग, एस से बनता है सेल्फ रेसिटेशन, और टी से बनता है टेस्ट। तो पी से प्रीव्यू, क्यू से क्वेश्चन, आर से रीडिंग, एस से सेल्फ रेसिटेशन और टी से टेस्ट। ओके, ये क्या होता है तो समझें आप बात को। PQRST टेक्निक ये कहती है कि सबसे पहले आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 3 4 पेज का जो भी टॉपिक है, तो पहला काम आप प्रीव्यू करें उसका। प्रीव्यू मतलब उस टॉपिक को आप एक सरसरी निगाह से पढ़ लें, बिल्कुल डीपली नहीं जाना है, एकदम सरसरी निगाह से उसको पढ़ जाए बस 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो पहला काम क्या करेंगे आप, आज से जब भी पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो पहला काम क्या करेंगे, उस टॉपिक को सरसरी निगाह से पढ़ेंगे। ये हो गया प्रीव्यू। ओके, 2 नंबर, अब आप क्या करेंगे, आपने एक बार यू हैव गॉन थ्रू, पर सरसरी निगाह से गए आप, है ना, सरफेस पे गए, डीपली गए ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ चीज़ें तो आपको पता लग गई ना, परिचित तो हो गए ना उससे, आप पहला परिचय था आपका उस टॉपिक से। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे, कुछ प्रश्न उठाएंगे खुद ही। आपने उसमें से कुछ प्रश्न बनाए कि यार इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। ये प्रश्न उठाना दरअसल ये क्वेश्चनिंग है, और क्वेश्चनिंग आप खुद ही करते हैं। प्रश्न कौन से होंगे, उस विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न होंगे जिनका निर्माण आप खुद ही करेंगे। ये दूसरा काम करना है आपको, ठीक है। डेविड एसुबेल, ठीक है ना, एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, लगभग यही बात है। ओके, अब फिर क्या हुआ, आपने क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है, उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो कुछ के उत्तर तो आपने क्वेश्चन बनाए वहीं पे आप बता सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने सरसरी तौर पे पढ़ा भी तो है, पर बहुत से आंसर आपको आए नहीं, पढ़ने के बाद भी नहीं आए, कोई बात नहीं। अब 3 नंबर पे होगी रीडिंग, अब 3 नंबर पे होगा पढ़ना, और ये पढ़ना बहुत डीपली है, गहन अध्ययन है। अब आप बहुत ध्यान से उस पैराग्राफ को, उस टॉपिक को, उन पेजेस को पढ़िए। और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि बोल बोल के पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे, बोल के पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे, बहुत ज़ोर से नहीं, मतलब बोल बोल के पढ़ना है। बोलने का मतलब पूरा कंसंट्रेशन करके पढ़ना है। ये तीसरा स्टेप हो गया। जब आप इस तीसरे स्टेप में कंसंट्रेशन करके पढ़ रहे हैं तो आपको एक काम और करना है। आपने अभी जो क्वेश्चंस बनाए थे, भले ही उनको आप अपने दिमाग में बनाते हैं या फिर उनको लिख भी सकते हैं आप, उन प्रश्नों के उत्तर भी साथ में खोजिए।
तो इतना डीपली पढ़ रहे हैं आप कि आपने जो प्रश्न बनाए थे उनके सबके आंसर भी आपने खोज लिए, ढूंढ लिए, और बाकी बारीकी से इसको पढ़ भी लिया। एक तरीके से प्रीव्यू का ये रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चंस जो बनाए थे उनके आंसर भी हो गए। तो 3 काम हो गए ना। अब चौथा काम क्या करना है? अब चौथा काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु चूंकि आपने पूरी पढ़ ली, बहुत डीपली पढ़ ली, अच्छी तरीके से पढ़ ली, अब आप क्या करेंगे? अब आप उसका मनन करेंगे, एकदम आंख बंद करके सोचेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, और फिर रेसिटेट करेंगे। सेल्फ रेसिटेशन का मतलब क्या होता है? अपने शब्दों में लिखेंगे, रजिस्टर में अपने शब्दों में लिखो, उसको देखना ही नहीं है, कॉपी नहीं करनी है, खुद के शब्दों में लिखो। और खुद के शब्दों में लिखने के बाद फिर आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, खुद का टेस्ट लें। अगर आपने ये 5 स्टेप पूरे किए तो मेरा दावा है, उनकी बात नहीं है, आप जो भी पढ़ेंगे उसको ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, मतलब कभी नहीं भूलेंगे। वो लाइफ लॉन्ग आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और फिर परीक्षा तो बहुत छोटी सी बात है। तो एक बहुत शानदार तकनीक दी है, PQRST। ये किसने दी है? ये रॉबिन्सन और थॉमस साहब ने दी है। ओके, इसके अलावा कुछ और नाम थे यहाँ पे। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब बाकी लोगों के बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ एटकिंसन व शिफरिन के बारे में। आपको याद है, हमने आपको एक पूरा वीडियो बनाया, मैंने उसमें बताया था। दरअसल एटकिंसन व शिफरिन, और एक पहला नाम है क्रेक एंड लोकहार्ट। ये लोग मेमोरी की थियरी या मेमोरी के मॉडल देने वाले प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। एटकिंसन व शिफरिन ने मेमोरी का एक सिद्धांत दिया था, आपको याद होगा, स्टेज मॉडल, याद है? अवस्था सिद्धांत, स्मृति का अवस्था सिद्धांत या स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी देने वाले कौन हैं? एटकिंसन व शिफरिन ने 1968 में उन्होंने ये मॉडल दिया था। ये हम आपको बखूबी बता चुके हैं। आपको याद नहीं है तो हम आपको एक बात और बताते हैं कि एटकिंसन व शिफरिन ने स्मृति के उस मॉडल में स्मृति को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले 1 नंबर पे संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। 2 नंबर पे लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टाइम मेमोरी। 2 नंबर पे तो क्या थी? शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, माफ करें, STM। और 3 नंबर पे दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये 3 बातें देने वाले कौन थे? एटकिंसन में शिफरिन थे। संवेदी स्मृति, SM, सेंसरी मेमोरी। दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। और एक प्रश्न इस पर बहुत बार आता है, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म मेमोरी उन्होंने बोला था 1 सेकंड से भी कम समय तक हमारे सेंसेस जो सूचना देते हैं वो हमारे पास, हमारे ब्रेन में रहती है। तो 1 सेकंड से कम याद रखना। और शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको याद है ना, कभी 20 से 30 आपने पढ़ा हो, मैंने बताया था आपको, ये 30 सेकंड से कम रहती है। तो याद रखना, ऐसा प्रश्न आ जाए परीक्षा में, शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने समय तक रह सकती है? तो अधिकतम 30 सेकंड। सेंसरी मेमोरी कितनी देर रह सकती है? संवेदना स्मृति कितनी रह सकती है? अधिकतम 1 सेकंड। और लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ लॉन्ग रहती है, याद है ना? तो ये महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे एटकिंसन व शिफरिन, जिन्होंने 1968 में मेमोरी का एक मॉडल दिया था। एक दूसरा मेमोरी का सिद्धांत देने वाले हैं क्रेक व लोकहार्ट। क्या नाम है इनका? क्रेक व लोकहार्ट। इन्होंने क्या दिया था? तो ध्यान देंगे, क्रेक व लोकहार्ट ने मेमोरी का एक मॉडल दिया था जो स्मृति का प्रक्रमण स्तर सिद्धांत कहलाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी उन्होंने, प्रक्रमण स्तर सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी देने वाले हैं क्रेक व लोकहार्ट। अब बोलेंगे साहब कहाँ से ये नाम है? ये सब NCERT में है, सब परीक्षा में कोई भी कहीं से टपक पड़ सकता है, इसे ध्यान रखना आपको। ओके, लेवल्स ऑफ प्रोसेस या प्रक्रमण स्तर का सिद्धांत और कुछ नहीं है, चिंता की बात नहीं, शब्द देख के आपको डरना नहीं है। ये बहुत सिंपल बात है। यानी क्रेक व लोकहार्ट ने ये बोला कि साहब हम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चीज़ें हमें कितनी याद रहती है, ठीक है? तो इन्होंने ये बोला, एटकिंसन और शिफरिन ने तो बोला कि साहब संवेदनाएं सूचना देती हैं, वो 1 सेकंड तक याद रहती है, ठीक है? फिर अगली प्रोसीजर है, ठीक है ना, ब्रेन के अगले उसमें पार्ट में चली जाएगी, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, वो 1 मिनट 30 सेकंड तक याद रहेगी, माफ़ करें 30 सेकंड तक याद रहेगी। और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के बाद वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहती है। तो याद रखने की तो लड़ाई है, रटने की तो लड़ाई है ना? तो इन्होंने क्या बोला, क्रेक व लोकहार्ट ने, कि साहब हमें कौन सी चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा और कौन सी चीज़ें याद रहती हैं कम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम न्यू इन्फॉर्मेशन या नई सूचना का प्रत्यक्षण व विश्लेषण किस तरह से करते हैं।
यानी हमारे सामने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नई बात आती है, हम किस तरह से उसका परसेप्शन करते हैं, किस तरह से उसको परसीव करते हैं और कैसे उसको एनालाइज करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो बात, वो इंफॉर्मेशन हमें कितनी याद रहेगी। प्रत्यक्ष का मतलब, परसेप्शन या परसीव करने का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं आपको, किसी भी चीज़ को किस तरह से हम समझते हैं। ठीक है, अगर हमने उसको ऊपर के लेवल पे ही परसेप्शन किया, उसका ऊपर के लेवल पे ही हमने उसको समझा है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। लेकिन हमने अगर उसको गहन स्तर से समझा है, किससे समझा है, हमने सूचना का प्रक्रमण डीप लेवल पे किया है, गहन स्तर पे किया है, तो वो लंबे समय तक याद रहेगी। ये महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे क्रेक व लोकहार्ट। अब ये डीप लेवल क्या होता है और गहन स्तर क्या होता है, और आपका ये सरफेस लेवल क्या होता है, क्या फ़र्क है इनमें? तो इन्होंने बेसिकली तीन तीन स्तर बताए थे। कितने बताए थे? तीन स्तर। तो क्या मतलब उनका, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जो उनका है, सुनिए आप। जैसे मान लो आपने एक शब्द पढ़ा कैट, या हिंदी में एक शब्द पढ़ा बिल्ली। क्या पढ़ा? बिल्ली। ओके, अभी बिल्ली शब्द आपने यहां पे पढ़ लिया। अभी बिल्ली शब्द आपको कितनी देर तक याद रहेगा पता है? क्रेक व लोकहार्ट का सिद्धांत ये कहता है कि आपने इस बिल्ली शब्द को किस तरह से पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किस तरह से इसको समझा है। मान लीजिए हम इसको समझते हैं कि साहब ये बिल्ली शब्द है, जो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है। ओके, रेड कलर में लिखा हुआ, दिमाग में सूचना गई ना, दी हमने दी है। दूसरा, इसमें क्या है कि तीन शब्द हैं साहब, एक आधा लय है, तो 2.5 वर्ड हो गए, 2.5 शब्द है, 2.5 शब्दों वाला है। ठीक है, और इस तरह से लिखा हुआ है, सर ने लिखा है। ओके, ये बात भी जा सकती है साथ में। ठीक है, पर मेनली आपको बिल्ली जो शब्द है उसकी बनावट के बारे में ही सूचना अंदर दी है, आपने दी है ना। या फिर हो सकता है कलर के बारे में सूचना, कलर आपके स्ट्रक्चर में आ गया। या फिर मान लो कोई बोल रहा है बिल्ली, आपने सुना है तो उच्चारण सुना है। ये जो लेवल है जिसमें आपने बिल्ली शब्द को इसके बनावट के आधार पर, या रंग के आधार पर, या स्वनिक आधार पर, स्वनिक समझते हैं, स्वनिक, फोनिक, फोनिम, यानी उच्चारण के आधार पर। ओके, तो आपने उच्चारण के आधार पर, रंग के आधार पर और बनावट के आधार पर ब्रेन को जो सूचना दी, वो दरअसल स्ट्रक्चरल फॉर्म कहलाता है। और वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपने संरचनात्मक आधार पर इसको समझा है, यानी इसके फॉर्मेट और संरचना के आधार पर समझा है। और माफ़ करें मेरे भाई, ये जो शब्द आपने इस आधार पे ब्रेन को आगे पहुंचाया है, प्रोसीड किया है, तो बिल्ली शब्द ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये गहन स्तर की सूचना नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए साहब? अब देखो, दूसरा तरीका है जो क्रेक व लोकहार्ट ने बताया, डीप लेवल पे कैसे जा सकते हैं, कि आपने जैसे ही पढ़ा कैट, आपने जैसे ही पढ़ा बिल्ली, बिल्ली पढ़ते ही तुरंत आप उस बिल्ली को याद करिए जो आपके घर में आती है। यानी यहां आपने अपने अनुभव से उसको जोड़ दिया, यहां इमेज बन गई। और जैसे आप उसको देखोगे, तो मेरे घर में भी बिल्ली है ना, मेरे को याद आ रही है एकदम वाइट प्यारी सी किटन है ना, ऐसे रोएदार, उसके बाल सफ़ेद। आपके अगर कैसी भी है, काली बिल्ली है तो घर में किसी के, तो वो काली बिल्ली उसने देखी है ना। तो जो आपने देखा है, आपका अनुभव है, जो इमेज है, उसके साथ इस शब्द को जोड़ दीजिए और फिर आगे सूचना पहुंचाइए साहब, बिल्ली। जिंदगी भर हम बिल्ली को नहीं भूलेंगे। ये जो गहन स्तर की इंफॉर्मेशन है, ये रिकॉल में, मेमोरी में बहुत सहायक रहती है। इसलिए हमें किसी भी सूचना को, उसका परसेप्शन और एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए, हम हम उसको संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं करके उसका अर्थ समझकर, यानी ये सब क्या हुआ, ये अर्थ समझना ही तो हुआ। अर्थ समझकर अगर हम उसको परसीव करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे क्रेक व लोकहार्ट, और उनका सिद्धांत कहलाता है स्मृति का प्रक्रमण स्तर का सिद्धांत। बुद्धि का प्रक्रमण स्तर स्टर्नबर्ग और उनका है, ये है स्मृति का प्रक्रमण स्तर का सिद्धांत। क्रेक व लोकहार्ट, एनसीईआरटी में दे रखा है बाकायदा, महत्वपूर्ण, इसलिए याद रखेंगे इस बात को। ओके, एक और बात यहाँ आपको बतानी है, और वो है आपके टलविंग साहब की। टलविंग साहब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टलविंग। और टलविंग ने एक बात बताई थी, अभी मैंने आपको बताया था, वो क्यूज हैं जिनकी सहायता से हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। और टलविंग की एक बेहतरीन बात जो सीटेट फर्स्ट ग्रेड कई जगह आ चुकी है, वो क्या है सुनना। टलविंग ने एक्चुअली ये कहा है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, आपकी जो दीर्घकालीन स्मृति होती है, ठीक है ना, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक, कभी आपने सुना हो तो एपिसोड सुना है ना, एपिसोडिक मेमोरी। बच्चे याद आ रहा है आपको? परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। एक एपिसोडिक मेमोरी
और दूसरी सिमेंटिक मेमोरी, सिमेंटिक, सिमेंटिक। टनलिंग कहते हैं दीर्घकालीन स्मृति दो भागों में बांटी जाती है, एक तो एपिसोडिक और दूसरी सिमेंटिक। एपिसोडिक क्या होता है? एपिसोडिक, एपिसोड होता है ना, ये एपिसोड हो गया साहब मेरी ज़िंदगी में, तो एपिसोड को बोलते हैं घटनापरक। क्या होता है? घटनापरक। और सिमेंटिक होता है अर्थात्मक, अर्थ, एनसीईआरटी में शब्द दे रखा है आर्थी। तो आर्थी स्मृति और घटनापरक स्मृति दो भाग बताए, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी दो भाग बताए। किसने? टनलिंग साहब ने। किसके? लॉन्ग टर्म मेमोरी के। और ये क्या होते हैं दरअसल? तो देखो एक मैं आपको बताता हूँ। टनलिंग ने बताया जो एपिसोडिक मेमोरी होती है, यानी जो घटना वाली मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें वो मेमोरी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है कि हम अपने इमोशंस को उसके साथ जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? इमोशंस को उसके साथ जोड़ देते हैं, और हमें उसकी डेट्स भी याद रहती हैं, डेट्स भी। जैसे आप याद करें, जब पहली बार आपने कोई इंटरव्यू दिया था, आपको वो डेट आज भी याद है। आप याद करें, जब पहली बार आप स्कूल गए थे, आपको वो साल आज भी याद है। आप जब ये रीट का एग्ज़ाम दोगे और सीटेट का दोगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होने के बाद जब आप स्कूल जाओगे ना ज्वाइन करने, तो जिस दिन आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइनिंग डेट आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि ये एपिसोड है आपकी लाइफ में। जिनकी शादी हो गई है वो मेरी बात को सुने ध्यान से। क्या आपको अपनी शादी वाली डेट भूल गए आप? नहीं, नहीं भूले, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण इमोशन के साथ जुड़ी हुई बात है, हमारे भावनाओं के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये सब। तो टेलविंग साहब ने कितनी शानदार बात कही कि वो चीज़ें जो भावनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा याद रहती हैं। आप कहते हो साहब उनको भूलना तो दूर की बात है, हम उनकी डेट और तिथि भी याद रखते हैं कि वो कौन सा शुभ दिन था, या कुछ लोगों के लिए मनुष्य दिन था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो ये है एपिसोडिक मेमोरी। दूसरा बताया सिमेंटिक मेमोरी। कौन सा? सिमेंटिक। सिमेंटिक मेमोरी या अर्थ वाली स्मृति, आर्थी स्मृति जिसको बोल सकते हैं, ये क्या है? इसमें उन्होंने बताया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अर्थ समझ गए हैं। आप देखो कितनी बड़ी बात है, जिनका हम अर्थ समझ गए हैं, क्या हम उनको भूल सकते हैं? जवाब है कभी नहीं भूल सकते। लेकिन इनको हम इनके अर्थ के रूप में याद रखेंगे, इनकी डेट्स याद नहीं रहती, इनकी डेट्स याद नहीं रहती। लेकिन ये हमें नींद में भी कोई उठा के पूछ लेगा तो हम बता देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, एक सिंपल एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में भी दिया है। 6+2 कितने होते हैं? आप नींद में बता देंगे साहब 8 होते हैं। अभी जैसे मैं आपको पूछूं अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, आप नींद में बता देंगे काबुल है साहब, काबुल। इंडिया की राजधानी कौन सी है, आप बोलेंगे साहब दिल्ली है, दिल्ली है साहब। क्या ये बात कभी आप भूलते हैं? नहीं भूलते, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स सेव हो चुकी है। क्यों? पता क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आप इनके अर्थ समझ गए। आप क्या समझ गए? इनके अर्थ समझ गए, इसलिए आप कभी नहीं भूलते। लेकिन क्या आप ये बात बता सकते हैं कि वो कौन सी डेट थी जब पहली बार आप ये समझे कि 6 और 2 8 होते हैं? या पहली बार आप ये समझे कि साहब भारत की राजधानी दिल्ली है? क्या हमको वो डेट याद है? बिल्कुल याद नहीं है। इसलिए सीमेंटिक में डेट्स याद नहीं रहती, पर बाकी जो अर्थ समझ के हमने चीज़ें ली हैं वो ज़िंदगी भर हम भूलते भी नहीं है। और एपिसोडिक मेमोरी में डेट भी याद रहती है, क्योंकि वहाँ भावनाएं जुड़ी रहती हैं किसी भी रूप में। इनमें से कोई प्रश्न परीक्षा में कैसे भी पूछे, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, हमने आप पे इतनी मेहनत की है। ओके, तो चलिए, टेलविंग साहब की दोनों बातें याद रखेंगे आप। क्रेक व लोकहार्ट ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, प्रक्रमण स्तर, और एटकिंसन और सेफरी ने स्टेज मॉडल अवस्था सिद्धांत दिया है। थॉमस और रॉबिन्सन ने वो महत्वपूर्ण तकनीक दी है जो इस प्रश्न का आंसर है। थॉमस और रॉबिन्सन ने कौन सी तकनीक दी है? PQRST दी है। और PQRST आप अपने जीवन में भी लागू करना, मैं आपको बता चुका हूँ। P से प्रीव्यू, Q से क्वेश्चन, R से रीडिंग, S से सेल्फ रेसिटेशन और T से टेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा रीट और आरटेट के 2011-12 से लेके अभी तक जो पेपर हुए हैं उनका सबका सॉल्यूशन आपको दूं, और एक वीडियो में डालूंगा उन नए टॉपिक्स पे, और फिर कोई एक मैराथन या कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को और करानी है वो आपको कराऊंगा। लेकिन अभी 2 या 3 वीडियोज़ में एनसीईआरटी के और इनको समेट दूंगा इसमें। फिर आपको एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, चलिए साहब, एक सवाल ये हमने इसलिए लिया है कि यहाँ बहुत बार गलती होती है। समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। पहला है समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम।
दूसरा समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ब्रेकिंग डाउन इन स्मॉलर पार्ट्स। तीसरा है संभावित युक्तियों को खोजना, एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटेजीज। और चौथा है परिणामों की आशा करना, एंटिसिपेट आउटकम्स। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया का कौन सा चरण नहीं है, ये जो चरण दे रखे हैं। वैसे समस्या समाधान विधि के जॉन डीवी ने 5 चरण बताए, ठीक है, कुछ लोग 7 चरण भी बताते हैं सॉरी, पर ध्यान दें यहाँ कौन सा चरण है। तो समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल होता है साहब, ध्यान देंगे आप। बहुत से लोग इसको समझ के अगर करना चाहें तो शायद परीक्षा में गलती करेंगे, क्योंकि ये गलती कर चुके हैं मोस्टली बच्चे। समस्या की पहचान होता है इसमें, परिणामों की आशा करना, एंटिसिपेट आउटकम्स। आप बोलेंगे साहब ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा होता है। समस्या समाधान में हम संभावित सॉल्यूशन तो देखेंगे, इसलिए परिणाम की आशा तो करेंगे, और संभावित सॉल्यूशन से पहले उसका जो तरीका है वो भी देखेंगे, लेकिन समस्या को छोटे हिस्सों में नहीं बांटेंगे, लिहाजा ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आई आपको। समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ब्रेकिंग डाउन इन स्मॉलर पार्ट्स नहीं है, ये इसका उत्तर है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही वाली बात है, समस्या को अगर हम पार्ट्स में बांट देंगे तो फिर तो हम परसेप्शन ही खराब हो जाएगा, फिर तो एज ए होल गेस्टाल्ट वाली बात ही खत्म हो जाएगी, समस्या समाधान होगा ही नहीं। समस्या समाधान तो एज ए होल होता है। आप कुछ लोग ये कंफ्यूज नहीं हो चंक्स वाली बात पे, है ना, मेमोरी में उन्होंने बोला है कि चंक्स में करके चीज़ों को याद रख सकते हैं, दैट्स डिफरेंट। तो यहाँ याद रखेंगे समस्या को छोटे हिस्सों में कभी नहीं बांटेंगे, क्योंकि समस्या को छोटे हिस्सों में समस्या समाधान के एक चरण के रूप में याद रखना है, हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि समस्या का समाधान एज ए होल ही होता है, पार्ट्स में नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 10, और ये देखो मैंने आपको इसलिए दिया है कि बहुत कन्फ्यूजन है। सृजनात्मक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर दोनों? बोलिए। तो देखो एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, गिलफर्ड साहब ने, हमेशा याद रखना इस बात को, परीक्षा में भी गलत माना गया था। जेफी गिलफर्ड साहब ने अभिसारी चिंतन को तो बुद्धि से जोड़ा है, किससे जोड़ा है? बुद्धि से। और अपसारी चिंतन को किससे जोड़ा है? सृजनात्मकता से जोड़ा है। लेकिन 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 गिलफोर्ड साहब ने अभिसारी चिंतन को किससे जोड़ा है? परीक्षा में प्रश्न आएगा, आ चुका है, अब बोलेंगे साहब बुद्धि। अपसारी चिंतन का संबंध किससे? सृजनात्मकता से। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको खूब बता चुका हूं। एक ही जवाब अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, बहुत से जवाब अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है ना। वर्टिकल कौन सा? अभिसारी चिंतन, और हॉरिजॉन्टल कौन सा? अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान दें, अभिसारी चिंतन में एक सॉल्यूशन होता है, पर वो सॉल्यूशन कैसा होता है? ऐसा प्रश्न आपने पढ़ा, बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? अभिसारी चिंतन है, ओके। और बहुत से सॉल्यूशन अपसारी चिंतन है। अब सवाल यहां पे देखिए, सृजनात्मक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। क्या होगा? दोनों, क्योंकि पहले हम करेंगे अपसारी चिंतन, जिसमें हम बहुत से समाधान ढूंढ के लाएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर उसमें से जो फाइनली बेस्ट है उसको हम टिक करेंगे, और फाइनली बेस्ट को हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो दरअसल क्या है? वो अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग का परिणाम है। इसलिए याद रखेंगे दोनों बातें। अगर ऐसा पूछ लिया कि गिलफोर्ड ने बुद्धि को किससे जोड़ा, तो बोलेंगे अभिसारी चिंतन से। सृजनात्मकता को किससे जोड़ा तो बोलेंगे अपसारी चिंतन से। लेकिन सेम एज इट इज ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने आपसे बोला है, सृजनात्मक चिंतन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हम बोलेंगे दोनों। पहले अपसारी होगा और बाद में अभिसारी होगा, तभी सृजनात्मकता होगी, ऐसा बोला है सबने, ओके। अब है एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं करा चुका हूं मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन के बच्चों को, फिर भी सुन लें। सृजनात्मक चिंतन की व्यवस्था नहीं, अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। कौन सी है? आयोजन, प्रिपरेशन, उद्भवन, इंक्यूबेशन, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन, या सत्यापन, वेरिफिकेशन। तो इसका सही जवाब बताने से पहले सुन लें। सृजनात्मक चिंतन के 4 स्टेप आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। ये चारों यहाँ पे हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। और इंग्लिश के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में कुछ भी आ सकता है, प्रदीप्ति, प्रभाषण, प्रबोधन, ठीक है ना। उद्भवन में विश्रांति, उद्भवन, उष्मायन, डिम्बोषण, सुने ना आपने, ओके। तो हिंदी के शब्द हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहले हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं कि क्या समस्या है और किसका किस दिशा में सॉल्यूशन करना है, सूचनाएं लेते हैं, दैट इज प्रिपरेशन। इनक्यूबेशन क्या होता है? इनक्यूबेशन में हम समाधान के लिए बहुत सोचते हैं, पर समाधान मिलता नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं,
चल हटा जाने दे, ताश खेलने चलते हैं, चल हटा जाने दे, सोने चलते हैं, चल हटा जाने दो, घूमने चलते हैं, चल हटा जाने दो, नहाने चलते हैं, चल हटा जाने दो, सो जाते हैं। ये इनक्यूबेशन है जिसमें हम चेतन रूप से उस समस्या के समाधान के थॉट प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं और किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहाने लग गए, ये हुआ इनक्यूबेशन। और फिर नहाते नहाते अचानक आहा मैंने पा लिया, आहा मुझे मिल गया, आहा एक्सपीरियंस, ये वो सॉल्यूशन है जो हमें मिलता है। और पता है क्यों मिलता है? क्योंकि हमने चेतन रूप से तो उस थॉट प्रोसेस को छोड़ दिया था, लेकिन अचेतन में थॉट प्रोसेस जारी रहता है, इसलिए हमें वो सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्यूशन देता है अचेतन। सुना है ना आपने कि बहुत बड़े बड़े आविष्कार सपनों में आए हैं, नींद में आए हैं वो आइडियाज़। नहाते समय आर्किमिडीज बाथ टब में यूरेका यूरेका आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखेंगे, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन देता है अचेतन। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। और फिर फाइनली उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो 4 स्टेप्स याद रखेंगे, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। अब सृजनात्मक चिंतन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान रखना, ध्यान नहीं देता है, प्रिपेयर किया, ध्यान देना शुरू कर दिया यहाँ पे, लेकिन माथापच्ची करने के बाद उसको छोड़ दिया, वो था इनक्यूबेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इनक्यूबेशन। ऐसा ही एक और प्रश्न आ चुका है कि साहब वह कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक चिंतन होता है? तो याद रखना, सर्वाधिक चिंतन पूछे तो भी आपका आंसर होगा इनक्यूबेशन, और ध्यान नहीं देता तो भी होगा इनक्यूबेशन। जिसमें समाधान मिलता है वो इल्यूमिनेशन, आहा एक्सपीरियंस, इल्यूमिनेशन। और कोई बात है तो आप कर दोगे। इस तरह से आप चलते हैं 12वें नंबर पे, सेकंड लास्ट आज का। ओके, और ये है फीड्स के अनुसार कौशल अर्जुन, नहीं है अर्जन, कौशल अर्जन। फीड्स के अनुसार कौशल अर्जन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो ध्यान देंगे, फीड्स का नाम याद रखना। इन्होंने कौशल अर्जन के चरण बताए हैं 3। कितने बताए हैं? 3। और पहले तीनों हैं संज्ञानात्मक चरण, सहचर्यात्मक चरण और स्वायत्त चरण। अधिगम असहायपन, अधिगत असहायपन लिखा है यहाँ पे, सही है ये भी अधिगत असहायपन इसका राइट आंसर है। फीड्स याद रखना, फीड्स ने कौशल अर्जन के चरण दिए हैं कितने? 3। पहला है कोग्निटिव, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है ऑटोनोमस। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा सहचर्यात्मक, तीसरा स्वायत्त। तो कौशल अर्जन के 3 चरण किसने बताए? फीड्स ने बताए हैं साहब। ओके, अधिगत असहायपन, या फिर कभी आपने सुना हो तो अधिगम निस्सहायता, या कभी आपने सुना हो तो लर्नड हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। ये दरअसल टर्म किसने दी थी? ये देने वाले थे, 2 नाम याद रखना, सेलिगमन, सेलिगमन या सेलिगमिन व मायर। सेलिगमन ने प्रयोग किया था कुत्तों पे, याद है आपको? सेलिगमेन व मायर ने प्रयोग किया था, और वो शानदार प्रयोग था। 1 मिनट में बताता हूँ क्या होता है। दरअसल अधिगम असहायपन क्या होता है? अधिगम असहायपन का मतलब ये होता है, लर्निंग हेल्पलेसनेस का मतलब ये होता है कि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि हम बार बार असफल हुए हैं। तो असफलता से क्या होता है? असफलता से हम अपने आप को अपनी नियति मान लेते हैं असफलता को, और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि साहब असफल हुए हैं, तो हम घबरा जाते हैं और अगली बार फिर हम सफलता के लिए प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को सेलिगमेन व मायर ने अधिगम असहायपन का नाम दिया, और इन्होंने दरअसल प्रयोग किया था कुत्तों पर। पहली बार कुत्ते पे प्रयोग किया तो उसको, कुत्ते को दरअसल एक उसमें बॉक्स में रखा, ठीक है, कमरे में रखा, और उसमें वही आपका CSUCS है, बिजली का झटका दिया। बिजली का झटका क्या था? बिजली का झटका US था, और उसको करंट लगा, बेचैनी हुई, तो वो ऐसे करने लगा। तो उसकी इसकी वो थी UR अनुक्रिया थी, ठीक है ना। तो कुत्ते को झटका मिला, बिजली का हल्का विद्युत आघात दिया गया, कुत्ता बेचैन हुआ, बेचैन होकर उसने जो हरकत करी वो UR था। लेकिन उस कुत्ते को इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया कि उसको वहाँ से भागना, पलायन करना संभव नहीं था, बांधा हुआ था। ये मान लें आप, चारों तरफ से दीवार टच थी, बंधा हुआ था, और वो कुछ भी करता लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं सकता था। तो कई बार ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, घंटी के साथ भी इसको कंडीशन कर दिया। पर यहाँ घंटी वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, जब इस कुत्ते को कई बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो फिर क्या हुआ, इस कुत्ते ने उसको अपनी नियति मान लिया, अपनी किस्मत मान लिया। और उसके बाद क्या हुआ, अगली बार जब प्रयोग किया गया तो कुत्ते को खुला छोड़ दिया उस कमरे में, ठीक है, और बिजली का करंट दिया गया।
लेकिन कुत्ता फिर भी नहीं गया, हालांकि वो चाहता तो जा सकता था। वो उस दीवार को अगर टच करता तो दीवार खुल जाती, वो दरवाज़ा हो जाता वहाँ पे, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। क्यों कोशिश नहीं की? क्योंकि उसने इस विद्युत आघात को अपनी नियति, अपनी किस्मत, अपनी तकदीर मान लिया और विद्युत के झटके सहता रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, सेलिगमैन और मायर ने। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हम जब कुछ असफलताएं हासिल कर लेते हैं तो हम सहते रहते हैं, हम प्रयास नहीं करते। काश वो कुत्ता प्रयास करता तो वहाँ से जा सकता था, वैसे काश हम प्रयास करें तो इन असफलताओं के चक्रव्यूह से आराम से निकल सकते हैं। क्योंकि हर दिन एक नई चीज़ है, एक नया रंग है, एक नई ज़िंदगी है, नया उमंग है, नया रास्ता है। ओके, चलिए साहब, अब आखिरी में आज का आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपके उसमें प्रतिभा सुगम च्यवन प्रकाशन में जो मॉडल पेपर दिए लास्ट, बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर्स हैं। अच्छा, जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो एक बात फिर सुन लें। किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर इतना टाइम नहीं है, बुक बुक मैं आपको फिर कहता हूँ, वो दिन याद करना आप जिस दिन आप परीक्षा दे के आओ और एक सवाल आपका ऐसा हो जो किसी एक ऐसी बुक को आपने पढ़ा है लास्ट टाइम उसमें से सही हो गया, और वही सवाल आप जाने मेरे कितने बच्चे हैं, हज़ारों में मेरे स्टूडेंट हैं, हज़ारों, जो केवल एक या दो बातों के कारण से सिलेक्शन लेके बैठे हैं आज। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बी सीरियस। आप एक 100 रुपए की बुक नहीं ले सकते और उस पर आप अपने तर्क देते हैं 1000। तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना? तो आपको बुक लेनी है, एक बार उसको पढ़ डालें आप, 2 दिन देखिए सही, और हो सकता है मैं फिर आप मेरे को कमेंट करना आपके सबके पास बुक अगर है, या नहीं भी है तो मैं करूँगा, ठीक है ना? मैं मॉडल पेपर वगैरह उसके जो है ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कराऊंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में कुछ बेहद खास चीज़ें हैं उसमें, तो वो हम लेंगे, इसलिए सब लोग बुक लेके आएंगे। चलिए, तो क्या था? हाँ, ये सवाल था जो उनको डाउट था, वो देखिए आप क्या है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक ये है स्टैंडर्ड टेस्ट। दो दो टेस्ट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट की बात है, उसकी क्रिटिक्स है, स्टैंडर्ड टेस्ट की क्रिटिक्स में एक है। पहला है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं, बाइज्ड हैं। दूसरा, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और चौथा, ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्ड टेस्ट की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, सुन लें आप ध्यान से। आप जो भी रीट की एग्जाम देने जाएंगे, बोर्ड का एग्जाम दिया है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं आपने दी हैं, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टेस्ट हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड टेस्ट। और जो गुरुजी ने क्लास में आपको प्रश्न बना के कभी टेस्ट लिए हों, तो वो क्या थे? वो सारे के सारे क्या थे? टीचर मेड टेस्ट थे। मैं आपको बता चुका हूँ, टीचर मेड टेस्ट की दो विशेषताएं हैं, जो स्टैंडर्ड टेस्ट की दो कमियां हैं। वो क्या है? स्टैंडर्ड टेस्ट सबके लिए एक जैसा होता है, जबकि टीचर मेड टेस्ट व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है। स्टैंडर्ड मेड टेस्ट बहुत बड़े वर्ग के लिए होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर चूंकि बहुत बड़े वर्ग के लिए होता है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन करना मुश्किल होता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है। टीचर मेड तुरंत परिवर्तनशील है, कम खर्चीला है, मितव्ययी है। और व्यक्तिगत विभिन्नता वाली बात मैंने आपको बोला भी है क्लास में भी, ऑफलाइन ऑनलाइन भी, याद रखना। जैसे पिछली बार आपको याद है, मैंने मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक्शन रिसर्च में एक ही बात बोली थी कि एक्शन रिसर्च में वो वाली बात परीक्षाओं में आज तक सबसे ज़्यादा आई है, तो शायद ही किसी ने नहीं पढ़ाई है, और वो ज़्यादा आएगी। अभी अभी सब लोग बता रहे हैं ना उसका आंसर वो। बाकी इससे पहले किसने बताया था, याद करें आप? केवल हमने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान का सामान्यीकरण नहीं होता। और अभी आपको पता है कौन सी टेट का वो पेपर आया था, उसमें ये जब आया ना तो पूरी दुनिया कर रही है सामान्यीकरण नहीं होता, सामान्यीकरण नहीं होता। ये तमाम बातें हम ऑफलाइन में आपको 2018 में भी ऐसा हुआ था, 16 में भी हुआ था, 14 में भी हुआ था, उत्कर्ष में भी हुआ था, अधिगम में भी हुआ था, हर जगह हुआ था। ठीक है ना? बस अब आप कितना उसको सीरियसली लेते हैं ये आप पे डिपेंड है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान रखें, स्टैंडर्ड टेस्ट की कमी है। क्या कमी है? कि वो व्यक्तिगत विभिन्नता पे आधारित नहीं है। क्यों नहीं है? आप 10वीं क्लास के अभी 10वीं क्लास के 20 लाख बच्चे सीबीएसई का पेपर देते हैं फॉर एग्जांपल, या राजस्थान बोर्ड का 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, है ना? आप मुझे बताएं, 20 लाख बच्चों के लिए राजस्थान बोर्ड 10वीं का पेपर बना रहा है, वो सब वो स्टैंडर्ड टेस्ट है या टीचर में टेस्ट है? स्टैंडर्ड टेस्ट है। क्या सबके लिए एक ही पेपर है या अलग अलग है? जवाब है एक ही है। तो ये कहाँ का नया है हिसाब? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्लो हैं, कुछ बच्चे हैं जो एवरेज हैं, कुछ बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं। आप सबको एक ही पेपर कैसे दे सकते हो? इसका मतलब आपने उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली बात को अवॉइड कर दिया है। और ये स्टैंडर्ड टेस्ट की सबसे बड़ी कमी है। और यही यहाँ पे कहा गया है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति। मुख्य धारा की संस्कृति का मतलब क्या हुआ? कि ये ऐसा पेपर बनाते हैं जो सबके लिए लागू हो जाता है। इसमें ये इसलिए तो बाइस्ड हो गया। इसमें ज़्यादा प्रतिभाशाली और कमज़ोर बच्चों के लिए अलग अलग पेपर नहीं बनते, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। उसमें भी एक ही दे रखा है हमने, और ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, तो आज काफ़ी टाइम हो गया। ओके, आप सबको फिर मैं वही वाली बात कहता हूँ, ठीक है ना? बुक लेके आएंगे और
बहुत समय है ना, आप ऐसा नहीं बोले समय नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करें। लास्ट टाइम बिल्कुल मस्ती से पढ़िए आप, है ना, 5 घंटे 6 घंटे, बहुत आसान है, हो जाएगा सब कुछ। और हम भी आपके लिए जितना हो सकेगा उतना मेरे वीडियो जैसे आते रहेंगे, बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहो, जब भी मौका मिले इनको जरूर देखना। और बहुत जल्दी मे बी कल या परसों मैं आपके लिए रीट के सारे पेपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, इनके सबके सोल्यूशन कराऊंगा। और वो मॉडल पेपर्स जो मेरी बुक में, वो और कुछ नहीं है बल्कि सीटेट के पुराने पेपर्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर।